हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डेफिनेशंस थी कुछ, उनको हमने देखा था। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। ड्रूड लॉरेंज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आज हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले ड्रूड और लॉरेंज ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो मेटल्स है, धातु हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश की, अर्थात उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है वो इन्होंने निकाला। तो इन्होंने कुछ अजम्पशन लिए थे। इन्होंने माना कि जैसे अपने पास एक ये मेटल है, इस मेटल में क्या है, आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन है, दोनों हैं। तो इन्होंने अज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे एक बंद पात्र में क्या हो, गैस। क्या हो, एक बंद पात्र है, उस बंद पात्र में क्या भर रखी है, गैस भर रखी है। उसी तरीके से मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने माना क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है वो गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये किसका पालन करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का क्या करेंगे, ये पालन करेंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों को या इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गैस कहेंगे। गैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा किसने माना था, ड्रूड ने अज्यूम किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गैस है उसको हम क्या कह सकते हैं, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस हम कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब तक इन इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य फोर्स अर्थात जो धात्विक कंडक्टर है, मेटेलिक जो कंडक्टर है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक उसका माध्य वेग क्या रहेगा, माध्य वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इस मेटेलिक सीट के ऊपर क्या लगा दिया है, एक बैटरी से जोड़ के पोटेंशियल इस पे अप्लाई कर दिया गया है, अर्थात विभवांतर लगा दिया गया है। उस केस में इस तार के प्रत्येक बिंदु पर, इस तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं, माना तार पर विभवांतर लगाने से विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में अप्लाई हो रहा है, अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो रहा है, ई अक्ष। अगर ये विद्युत क्षेत्र इस तार पे अप्लाई कर दिया हमने तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से, जैसे अपना मेटालिक कंडक्टर है, इस मेटालिक कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ये दिशा मान लेता हूं अक्ष दिशा है, इसका मतलब ई अक्ष हमारा किस दिशा में है, इस दिशा में है। और इस ई अक्ष की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा है, -q आवेश है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना आएगा, -q इंटू ई एक्स इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, -q ई एक्स अपॉन m आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? यहां तक ये बात कौन कह रहा है, ड्रूड कह रहा है। इसके आधार पर वो क्या कर रहे हैं, आगे कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसका डेरिवेशन है वो करेंगे। अब
एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, हमें पता है एक्सीलरेशन dv अपॉन dt के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, dvx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस क्यू ex अपॉन m। ये कहानी किसकी है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की है कि नहीं है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो लगाया है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस पे भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इस पे भी इतना ही लगेगा, इस पे भी इतना ही लगेगा और सब पे बराबर फोर्स लगेगा। और अगर इस मेटल में या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो हम मान लेते हैं n है स्मॉल। एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, vx है, और सभी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा ही वेग है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अप्लाई किया हमने। इसका मतलब मैं vx को क्या लिख सकता हूं, एवरेज भी तो लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है, एवरेज लिख लो इसको, dvx एवरेज अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस क्यू ex अपॉन m। अब हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन थे उनका वेग क्या था, इलेक्ट्रॉन का वेग था वो क्या कहला रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग कहलाता था। क्या कहलाता था, अपवाह वेग, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया था, vd से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, vd के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा dvd अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस क्यू ex अपॉन m हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समय के साथ परिवर्तन आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, लास्ट लेक्चर में हमने जो धारा घनत्व था, धारा घनत्व J डिफाइन किया था हमने, वो क्या आया था, माइनस क्यू एन vd आया था कि नहीं आया था। अगर मैं इसका अवकलन कर देता हूं समय के सापेक्ष तो क्या आएगा, dj अपॉन dt। अगर x दिशा में धारा घनत्व है तो मैं इसको jx से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, djx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू एन dvd अपॉन dt। dvd अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, djx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर n अपॉन m इंटू ex आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान रखा है dv अपॉन dt का, ये मान रख दिया। यहां से देखो अब हमारे पास एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ड्रूड लॉरेंस जो मान के चल रहा था वो बात ठीक थी, लेकिन गड़बड़ हो गई यहां आने के बाद। कैसे हुई, ये समीकरण हमें क्या बता रही है, ये समीकरण बता रही है dj अपॉन dt, अर्थात धारा घनत्व में समय के साथ परिवर्तन है वो किसके समानुपाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही हमने इस पे विभवांतर लगाया, धारा घनत्व वो कंटिन्यू बढ़ जानी चाहिए थी। क्या हो जानी चाहिए, धारा है इस तार के अंदर कंटिन्यू बढ़ जानी चाहिए थी। स्टार्टिंग में 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके से वो धारा बढ़ती जानी चाहिए थी। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, प्रयोग में देखा गया ऐसा नहीं होता है। तो ड्रूड ने क्या कहा, फिर ड्रूड ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो तब तक स्वतंत्र गति करते रहेंगे या इस एक्सिलरेटेड मोशन करते रहेंगे जब तक वो टकराएंगे नहीं। लेकिन इसमें क्या है, आयन कोर है, जैसे ही ये आयन कोर से टकराएगा ये क्या करेगा, अपना जो ऊर्जा है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, खो देगा उस ऊर्जा को, और अपने वापस उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा और रैंडम गति शुरू कर देगा। ये बात किसने कही, ड्रूड ने कही। तो दूसरा जो अजम्पशन था ड्रूड का वो क्या था, उन्होंने कहा dvd अपॉन dt, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समय के साथ परिवर्तन आएगा, किसकी वजह से, टक्कर की वजह से। वो क्या आएगा, समानुपाती रहेगा vd। ये बात आप भी सोच सकते हो, vd पे समानुपाती का मतलब क्या है,
आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समय के साथ का परिवर्तन है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी है। सपोज करो मेरा ये एक पेन है, ठीक है, इसको मैं फेंक रहा हूं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब ये मेरे हाथ से टकरा रहा है, क्या कर रहा है, टकरा रहा है। जैसे ये टकराएगा इसकी स्पीड में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो कुछ है मान लिया। लेकिन अगर मैं इसी पेन को 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकता तो इसमें चेंज क्या आता, ज्यादा चेंज आता कि नहीं आता या नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ है, अपना जो dvd/dt है वो टक्कर की वजह से किस पे निर्भर कर रहा है, जितना ज्यादा वेग होगा उसका उसी हिसाब से वो चेंज भी हो जाएगा। तो अगर मैं समानुपाती नियतांक यहां से हटाता हूं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास dvd/dt इज इक्वल टू -vd/τ, जहां 1/τ क्या है, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। और इस टो को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। अब देखो यहां मैंने माइनस का चिन्ह लगाया है, इसका क्या मीनिंग बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे तो पता चल जाएगा ये माइनस का साइन क्यों आया है। ये इसलिए आया है कि जैसे ही टक्कर होगी वेग बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, वेग तो घटेगा। इसका मतलब टक्कर की वजह से वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अर्थात इस कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, हमारी टक्कर की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में परिवर्तन कहलाता है। अब हम परिभाषित कर लेते हैं इस विश्रांति काल को। एक विश्रांति काल नाम का एक चीज हमारे पास आ गई है, ये क्या होती है इसको हम देखते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन है वो आयन कोर से टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या करेगा, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो हम मान लेते हैं वो इसकी जो वेलोसिटी में चेंज है, या फिर इसी समीकरण का मैं समाकलन करके टो की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, dvd/vd इज इक्वल टू -dt/τ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका क्या कर दो, समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो समय कहां से चेंज हो रहा है, 0 से लेके t तक चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी समय t तक चेंज हो रहा है। और ये जो वेलोसिटी है v ड्रिफ्ट वो क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे vd 0 है और t इज इक्वल टू t पे क्या है, vd है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका समाकलन क्या आएगा, dvd/vd का समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन आ जाएगा हमारा log नेचुरल vd, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है, vd 0 से लेके vd तक इज इक्वल टू -1/t तो है तो, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t लिमिट कहां है, 0 से लेके t तक है। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा, log नेचुरल vd/vd 0 इज इक्वल टू -t/τ आएगा। log को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, vd इज इक्वल टू vd 0 e की पावर -t/τ आएगा। इसमें मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दी है, वो क्या थी, log को इधर लेके जाओगे आप तो ये किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में, और बाद में ये vd 0 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर t इज इक्वल टू τ हो जाए तो कितनी आएगी, यदि t इज इक्वल टू τ हो जाए, t इज इक्वल टू τ पर क्या होगा, जहां t है वहां τ रख दो तो vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vd 0 e की पावर -τ/τ इज इक्वल टू -1 हो गया। -1 का मतलब क्या है, e की पावर -1 को इसके बटे में भी लिख सकता हूं मैं, ये आएगा कि नहीं आएगा, और जिसको मैं लिख सकता हूं 0.37 vd 0, 1/e की वैल्यू 0.37 है। तो यहां से टो की क्या परिभाषा आती है, टो की परिभाषा ये आती है, समय का वह मान जिस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd 0 है वो अपने प्रारंभिक
या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है वो वीडी जीरो का 0.37 गुना या 37% रह जाती है। क्या हो जाएगी? वो समय हमारा क्या कहलाएगा? विश्रांति काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्रांति काल कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? यहां तक ये हमारी बात आ गई है विश्रांति काल की। अब हम निकालते हैं चालकता। क्या निकालते हैं? चालकता। चालकता में देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तब तो dvd अपॉन dt में इसकी वजह से चेंज आ रहा है, और दूसरा टक्कर की वजह से जो dvd में चेंज आया था वो क्या था? ये था। ये किसकी वजह से था? टक्कर की वजह से। और ये किसकी वजह से था? एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। था कि नहीं था? इसका मतलब अगर टोटल चेंज अगर मैं निकालता हूं dvd अपॉन dt में तो वो किसकी बराबर आएगा? dvd अपॉन dt इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस dvd अपॉन dt किसकी वजह से? टक्कर की वजह से। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों के मान रख दो यहां पे। मान रखेंगे तो क्या आएगा? dvd अपॉन dt इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी है वैल्यू? -qex अपॉन m प्लस टक्कर की वजह से क्या है? -vd अपॉन टो। -vd अपॉन टो ये किसके बराबर है? dvd अपॉन dt। अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी में परिवर्तन किसके साथ? समय के सापेक्ष है। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब मेरे को ये बताओ आप, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है समय के साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समय के साथ चेंज होती है क्या? नहीं होती है। हमने यही परिभाषा लिखी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो एक नियत वेग हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया क्या हुआ? वो त्वरित गति शुरू की, टक्कर की, वापस उसका वेग कम हुआ और एक कुछ समय के पश्चात वो क्या करने लग गई? इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत वेग से चलने लग गए हैं, जिस वेग को हमने क्या कहा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? जब स्थायी अवस्था मिल जाएगी, स्थायी अवस्था अर्थात इक्विलिब्रियम स्टेट हमें जब मिल जाएगी, उस केस में क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एक नियत वेग हो जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें चेंज समय के साथ क्या हो गया? जीरो। ये मान यहां रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? -qex अपॉन m -vd अपॉन टो इज इक्वल टू 0। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ये आएगा। तो इसको लिख लेते हैं अपन वापस। यहां से हमारे पास आ जाएगा -qex अपॉन m इज इक्वल टू vd अपॉन टो। यहां से हमारे पास क्या आएगा? vd इज इक्वल टू -qex टो अपॉन m आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारे पास क्या आ गई है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब हम जानते हैं J, धारा घनत्व J है वो किसके बराबर है? -nq इंटू vd के बराबर था। vd का मान रख दो यहां से। J इज इक्वल टू -nq vd की वैल्यू ये है तो क्या आ जाएगा? q स्क्वायर और एक माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। nq स्क्वायर ex टो अपॉन m। आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारे पास क्या आ गया है? धारा घनत्व आ गया है। इसके बाद हमने एक चीज और डिफाइन की थी, वो क्या थी? गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी वो क्या चीज थी? मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू vd अपॉन ex थी। तो ये vd हमने निकाला, कितना आया? ये आया। इसमें ex का भाग देंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -q टो अपॉन m आएगा। आएगा या नहीं आएगा? म्यू क्या था? vd अपॉन ex। vd हमारा ये है, इसमें ex का भाग देंगे तो -qt अपॉन m। ये क्या आ गई? हमारी मोबिलिटी आ गई है। इसके बाद हमने निकाला था क्या?
चालकता निकाली थी। अंत में चालकता हमारी क्या थी, सिग्मा इज इक्वल टू हमारा था जे अपॉन ई एक्स था कि नहीं था? जे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें ई एक्स का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर टो अपॉन एम आ गई। ये क्या आ गई है, हमारी चालकता आ गई है ड्रूड लॉरेंज थ्योरी के अनुसार। ड्रूड लॉरेंज थ्योरी के अनुसार धातुओं की चालकता क्या आएगी, एन क्यू स्क्वायर टो अपॉन एम के बराबर आएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक? अब देखो, इस चालकता से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोधकता रो, वो कितनी होती है, 1 अपॉन सिग्मा के बराबर होती है, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो एम अपॉन एन क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। अब हमें देखना है ये सिग्मा है, ये तापमान पर कैसे निर्भर करता है, तापमान पर कैसे निर्भर करता है, ये हमें चेक करना है। तो ड्रूड लॉरेंज थ्योरी है वो इसको चेक करेगी। कैसे करेगी, तो यहाँ पे क्या है, विश्रांति काल। और ये विश्रांति काल क्या चीज है, फिजिकली क्या चीज है, ये वह समय है जब इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस कोर से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद ये वापस इसकी अपनी स्पीड क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। अर्थात दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। या फिर ये भी कह सकते हैं, जैसे ही हमने इस पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसने चलना शुरू किया और इसके बाद ये कहीं जाके क्या करता है, टकराया। तो जब तक नहीं टकराया है वो समय क्या कहलाता है, इसका विश्रांति काल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर से पहले किस वेग से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चल रहा है, और समय उसको कितना लग रहा है टक्कर करने में, तो लग रहा है, तो इतनी देर में दूरी कितनी तय कर देगा वो, vd इंटू तो दूरी तय करेगा। और इस दूरी को क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ अर्थात लैम्डा कहते हैं। ये क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ। क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। आई बात समझ में? मीन फ्री पाथ क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर करने से पहले कितनी दूरी तय कर रहा है, वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है, vd इंटू टी। और इस vd को हम क्या लिख सकते हैं, Vrms भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया है इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस की, और गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जो गैस के जो कण हैं उनकी स्पीड है वो कौन सी होती है, Vrms स्पीड होती है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कौन सी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अर्थात गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत से Vrms है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3 kb T अपॉन m, जहां m क्या है द्रव्यमान, T क्या है तापमान, kb क्या है बोल्ट्जमान नियतांक है। तो यहां से हमारे पास Vrms की वैल्यू भी आ गई है, लैम्डा इज इक्वल टू vd इंटू टो आ गया है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन vd लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये मान अगर, और vd की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लैम्डा अपॉन Vrms के बराबर है ये, और Vrms हमने निकाल लिया ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लैम्डा इंटू Vrms √m अपॉन 3 kBT लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं टो को। तो ये मान यहां रख लेते हैं अपन सिग्मा वाले में, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू टो की वैल्यू हमारी क्या है, लैम्डा m अपॉन 3 kBT का √। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मान रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां से देखो अब एक चीज क्लियर हो गई, हमारा सिग्मा है वो किस किस चीजों पे निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है लैम्डा अपॉन √T पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। n क्या है, डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, Q क्या है
आवेश, m क्या है द्रव्यमान, kb क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, m क्या है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। सारी चीजें नियत है, चेंज क्या क्या हो सकता है, एक तो लैम्डा और एक t हो सकता है, तो लैम्डा अपॉन अंडर रूट t। अब गैसों की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके अनुसार लैम्डा है वो 1 अपॉन टी के समानुपाती होता है। लैम्डा है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, 1 अपॉन टी के रूप में। तो ये मान रखेंगे अपन, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी डॉट अंडर रूट टी, जिसको क्या लिख सकते हैं, मैं यही लिख लेता हूं, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी की पावर 3/2 होगा कि नहीं होगा। या मैं ये भी लिख सकता हूं सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये ड्रूड लॉरेंस थ्योरी के अनुसार आया है हमारा, जिसके अनुसार हमें पता चल गया है सिग्मा है वो टेम्परेचर की घात -3/2 पर निर्भर कर रहा है। अगर रो हम निकालते हैं रेसिस्टिविटी, तो वो क्या होती है 1 अपॉन सिग्मा होती है, तो ये रिवर्स होगा, तो टेम्परेचर की घात 3/2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत या नहीं है क्या यहाँ तक। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया है, ड्रूड लॉरेंस थ्योरी से क्या निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया, और वहां से हमें पता चल गया वो टेम्परेचर की घात -3/2 पर निर्भर कर रहा है, और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर की घात 3/2 पर डिपेंड कर रही है। ये रिजल्ट थे ड्रूड लॉरेंस थ्योरी के। लेकिन अब हम चेक करते हैं क्या इसके रिजल्ट सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तब तो ये हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर ये गलत निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, कई नया मॉडल लेके आना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट कमिंग्स अर्थात कमियां। इस सिद्धांत की कमियां लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, क्या क्या कमियां हैं। कमी कैसे पता चलती है, सीधा सा तरीका है, आपने थ्योरी से ये चीज निकाली है, इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही आ रहा है तब तो मॉडल ठीक है, अदरवाइज इस मॉडल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसको जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंपेयर किया गया, तो कल आपको याद हो या लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो रो है वो समानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। हमने इसके प्रायोगिक रिजल्ट देखे थे लास्ट लेक्चर में, तब हमने डिस्कस किया था कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, अर्थात अगर ये टेम्परेचर के समानुपाती होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, टेम्परेचर की घात 3/2 के समानुपाती। इसका मतलब यहां से ये क्या हो गया है, ड्रूड लॉरेंस मॉडल फेल हो गया है। दूसरी चीज, क्या ये मॉडल हमें बता रहा है कि कोई पदार्थ है वो कब चालक होगा, कब कुचालक होगा, कब अर्धचालक होगा, इससे कुछ पता चलता है क्या आपको। जैसे अभी अपन ने जितने भी फॉर्मूले डेराइव किए हैं, इन फॉर्मूलों से कहीं आप बता सकते हो क्या कि आपने जो चीज है डेराइव की है वो चालक के लिए की है या कुचालक के लिए की है या अर्धचालक की, नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में कोई डिफरेंस नहीं बता पाया। इन तीनों में कोई अंतर ये नहीं बता पाया। चौथा, क्या इस ड्रूड लॉरेंस मॉडल के आधार पर आप ये कह सकते हो कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये जो आयन है वो कहां कहां बता सकते हो क्या, कि एक आयन यहां है, एक आयन यहां है, एक आयन यहां। अर्थात ये जो आयनों की, अर्थात मेटल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको भी ये मॉडल नहीं बता पाया। ठीक है। चौथा, इस ड्रूड लॉरेंस थ्योरी से जब ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता का अनुपात निकाला गया तो वो कितना आया, टेम्परेचर के समानुपाती आया। क्या आया, टेम्परेचर के समानुपाती आया। तो ये उच्च तापमान के लिए तो ठीक था, उच्च तापमान के लिए तो ये थ्योरी है वो ठीक ठाक बता रही है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे ये टी के समानुपाती नहीं होता है। इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पांचवा, ये ड्रूड थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ड्रूड थ्योरी के अनुसार कोई पदार्थ है वो
लोह चुंबकीय होगा या उसके लोह चुंबकत्व का गुण, और जो काई होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय परिवर्ती, उसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। तो ये कुछ इसकी कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए सोमरफील्ड आए और उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और अपनी नई थ्योरी दी, जिसको हम क्या कहते हैं, सोमरफील्ड थ्योरी कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक थोड़ी सी बात मेरे को आपको बतानी है। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो डेरिवेशन लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था, वो उल्टा लिख दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। वहां मैंने विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता का अनुपात टेम्परेचर के समानुपाती लिखा था। ऐसा नहीं होता है, ये उष्मीय चालकता और विद्युत चालकता का अनुपात टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। थैंक यू।